जोहार सभी को। आप सबों के बीच में पुनः एक नए जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी देश के विकास के पैमाने को मापने के कई उपाय हैं। पहले हम लोग किसी भी देश को विकसित और विकासशील देशों में जो बंटवारा करते थे, उसके लिए हम लोग विशेष करके राष्ट्रीय आय को आधार मानकर हम लोग काम करते थे। और किसी भी देश के आर्थिक विकास का सही मापक अगर देखा जाए तो ये देखा गया था कि प्रति व्यक्ति आय उस देश का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है, प्रति व्यक्ति आय का। आगे चलकर बहुत से और भी पैमाने आए, लेकिन नवीनतम पैमाने जो अभी पूरे विश्व में जो चल रहे हैं आर्थिक विकास को मापने के लिए, उनमें आप लोग सभी जानते हैं मानव विकास सूचकांक है, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है। इनके आगे भी आजकल कई और तरह के विकास के पैमाने निर्धारित किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक जिनकी चर्चा मैं आज सबों के बीच करने जा रहा हूं, वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट या सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के बारे में मैं आपके समक्ष जानकारी साझा करने जा रहा हूं। तो ये ग्लोबल जो जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 है, इसी के आधार पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की निर्माण किया जाता है और उसके आधार पर विभिन्न देशों की स्थितियों के बारे में बताया जाता है और उसी के आधार पर वे देश पुनः जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जो है, ये एकदम नवीनतम रिपोर्ट है। जिसे जारी कौन करता है या जिसे निकालता कौन है, या कहिए कि जारी कौन करता है, तो याद रखेंगे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है क्या? तो ये बेसिकली है लैंगिक समानता का मूल्यांकन करना, इसका उद्देश्य है। यानी पुरुष और महिलाओं के बीच में क्या भेदभाव है, उसकी जानकारी लगाने का इसमें प्रयास किया जाता है। विभिन्न देशों के में ये पता लगाया जाता है कि वहाँ पुरुष और महिलाओं के साथ भेदभाव कहाँ तक है या कितना है। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है, वो 4 आयामों के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल की प्रगति का पता लगाया जाता है और इसके आधार पर प्रत्येक देश सुधार लाने का उपाय करते हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल, रिलेटिव गैप को के जो प्रोग्रेस है उसका पता लगाया जाता है और इसके आधार पर प्रत्येक देश सुधार लाने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ और बनता है कि ये जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, उसके क्या क्या डायमेंशन है, क्या क्या आयाम हैं। तो पहला आयाम है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा का अवसर, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा का अवसर, तीसरा है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, चौथा है राजनीतिक और सशक्तिकरण। तो आर्थिक भागीदारी और अवसर की इस आयाम का तात्पर्य यही है कि पुरुषों और महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में रोजगार में कितना उनका कंट्रीब्यूशन है और उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, रोजगार में जो अवसर मिलता है, उसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच में स्थिति कैसा है, इसके बारे में पता लगाया जाता है। शिक्षा का अवसर यानी हम लोग इसमें बेसिकली लिटरेसी रेट के बारे पता करते हैं, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, पुरुष और महिलाओं की जानकारी पता करने का प्रयास किया जाता है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता यानी पुरुषों और महिलाओं में स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में देखा जाता है। और राजनीतिक सशक्तिकरण का तात्पर्य यही है कि पॉलिटिकली जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा जो आप कह सकते हैं विधायिका है, वहाँ पुरुषों और महिलाओं को पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कितना मौका मिला है या कितनी सदस्यों की संख्या है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या
आपका विधानसभा हो, वहाँ महिलाओं की भागीदारी कहाँ तक है पुरुषों की तुलना में, इसके बारे में पता लगाया जाता है। तो 4 आयाम है, याद रखेंगे। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा का अवसर, तीसरा है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। आगे हम लोग देखेंगे इन 4 आयामों के अंदर, यानी प्रत्येक आयाम में थोड़ी थोड़ी उप आयाम भी हैं, सब डायमेंशन भी हैं, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इन 4 उप सूचकांक में से प्रत्येक पर और साथ ही समग्र सूचकांक पर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक निकाला जाता है। और इसकी जो माप की जाती है, ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है, मापा जाता है, और जो स्कोर निकाला जाता है वो 0 और 1 के बीच स्कोर दिया जाता है। 0 और 1 के बीच स्कोर दिया जाता है, इसको भी ध्यान देंगे। अगर किसी देश का स्कोर 1 आता है तो समझेंगे कि वहां पूर्ण लैंगिक समानता है, यानी पुरुषों और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं है। और अगर 0 स्कोर आता है तो समझना है कि वहां पुरुष और महिलाओं के बीच सर्वाधिक भेदभाव है, यानी महिलाओं की बहुत अधिक उपेक्षा वहां की गई है। अब देखते हैं हम लोग, पहला जो आयाम देखे थे आर्थिक भागीदारी और अवसर, उसमें देखिए क्या क्या है। पहला है श्रम बल की भागीदारी को लिया जाता है। दूसरा है समान कार्य के लिए वेतन समानता, अनुमानित अर्जित आय, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और प्रबंधक, पेशेवर और तकनीक कर्मचारी, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, और उनको जो समान कार्य के लिए को जो वेतन समान मिलता है या नहीं मिलता है वो दिखाया जाता है, और उनका महिलाओं का अर्जित आय कितना है पुरुषों की तुलना में ये दिखा जाता है, और महिलाएं जो पुरुषों की तुलना में उच्च पदों पर आसीन है कि नहीं इसके बारे में देखा जाता है, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और प्रबंधक, और साथ ही साथ प्रोफेशनली उनको और टेक्निकली जो वे लोग कितने आगे हैं, या पुरुष और महिलाओं में टेक्निकल पोजीशंस क्या है, टेक्निकली जो एफिशिएंट, तो उसके बारे में ये दिखा जाता है। यानी आर्थिक भागीदारी और अवसर जब हम लोग इस आयाम को लेते हैं तो उसके ये सब आयाम हैं, देख लीजिए। और इसी तरह से उनका वेटेज देख लीजिए। आर्थिक भागीदारी और अवसर में जो ये 6 सब पॉइंट दिया जा रहा है, सब डायमेंशन दिया जा रहा है, उनका वेटेज देख लीजिए। सर्वाधिक वेटेज किसका है? समान कार्य के लिए समान वेतन को सर्वाधिक वेटेज है। तो इस तरह से वेटेज भी दिया जाता है इन सब डायमेंशंस को। और फिर हम लोग देखते हैं दूसरा जो है शैक्षणिक उपलब्धि, जो हमारा डायमेंशन है, उसमें देखिए क्या क्या लिया जाता है। साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, माध्यमिक शिक्षा में नामांकन और तृतीयक शिक्षा में नामांकन, यानी लिटरेसी रेट, एनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी एजुकेशन, एनरोलमेंट रेशियो इन सेकेंडरी एजुकेशन और एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। तो ये तीनों चीज और ये चौथा 4 सब डायमेंशन लिया गया है और उनका भी वेटेज अलग अलग है। तो सर्वाधिक वेटेज क्या है? प्राथमिक शिक्षा में नामांकन में सर्वाधिक वेटेज है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में जो हम लोग लिया जाता है वो है आपका 2 सब डायमेंशन है, जन्म के समय लिंगानुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। यानी जन्म के समय लिंगानुपात का पोजीशंस क्या है, पुरुषों की और महिलाओं का, और पुरुषों और महिलाओं का लिंगानुपात क्या है, और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये पता लगाया जाता है। और वेटेज सर्वाधिक किसका है देख लेते हैं। जन्म के समय लिंगानुपात को सर्वाधिक वेटेज दिया गया है। राजनीतिक सशक्तिकरण में देख लीजिए क्या क्या पॉइंट लिया जाता है, क्या सब डायमेंशन है। संसद में महिलाएं कितनी हैं, मंत्री पदों पर महिलाएं कितनी हैं, और महिला राष्ट्राध्यक्षों के 7 वर्ष, यानी देख लीजिए संसद में महिलाओं की पोजीशंस क्या है, क्या पोजीशन, क्या स्थिति है। फिर मंत्री जो हमारा जो मिनिस्टर है उसमें महिलाओं को कितना भागीदारी मिली है, और कितने वहाँ महिलाओं को राष्ट्राध्यक्ष या जो सर्वाधिक जो पोस्ट है वो अवेलेबल है, किया गया है या नहीं है। तो देख लीजिए सर्वाधिक वेटेज है आपको महिला राष्ट्राध्यक्षों के 7 वर्षों को। तो इस तरह से जो 4 डायमेंशन है, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण, और इन सब के वेटेज के आधार पर आपका ये निकाला जाता है इस तरह से। और इस तरह से लिंग अंतर सूचकांक का पता लगाया जाता है, जो स्कोर आता है डिवाइडेड बाय, चूंकि 4 डायमेंशन है तो इस तरह से निकाला जाता है। तो ये है आपको सर्वाधिक जो पॉइंट मिल सकता है उसको लेकर ये कैलकुलेशन किया गया है। यानी अगर किसी देश का अगर इसी तरह का अगर मान लीजिए आता है वेटेज जो देते हैं और इस तरह का पॉइंट मिलता है तो आपका उसको स्कोर कितना मिल सकता है, उसको स्कोर इतना मिल सकता है।
तो वो सबसे अच्छी पोजीशन में वहाँ कह सकते हैं कि पुरुष महिलाओं की स्थिति वहाँ सबसे अच्छी है, अगर इतना पॉइंट आता है तो इस तरह से जो ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट 2023 है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, और इसका उद्देश्य यही है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच जो लैंगिक समानता का जो स्तर है उसको पता करना, और उसके लिए जो 4 डायमेंशन लिया गया है, आर्थिक भागीदारी, आपका शैक्षणिक उपलब्धि, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो ये 4 डायमेंशन हैं, और 4 डायमेंशंस के अंदर सब डायमेंशन भी हैं, और उसको देखते हुए हम लोग अगर किसी भी देश को सर्वाधिक क्या स्कोर हो सकता है उसको हम लोग यहाँ देख लिए हैं। आगे चलते हैं। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है या वैश्विक लैंगिक अंतराल जो रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी किया गया है 2023 में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट बातें उजागर होकर आई है उसको देखते हैं। तो ध्यान देंगे यह 17वां संस्करण है यानी 17th एडिशन है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया गया है। यानी सबसे पहले अगर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी किया गया था वो सबसे पहले 2006 को किया गया था। इस तरह से 2006 से लेके अब तक ये कौवां है, 17वां है जो 2023 में जारी किया गया है। वर्तमान जो ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर है पूरे विश्व का वो 68.4% है, और पिछले वर्ष यानी 2022 की तुलना में इसमें मामूली सुधार हुआ है, 0.3% का मामूली सुधार हुआ है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने के लिए 131 वर्ष लग जाएंगे। यानी अगर इसी रफ्तार से अगर हम महिलाओं की स्थिति में सुधार लाएं पुरुषों की तुलना में तो, और लैंगिक समानता लाने का प्रयास जो अभी तक चल रही है, अगर ऐसा करते हैं तो 131 वर्ष लग जाएगा जब पुरुषों और महिलाओं में लैंगिक समानता 100% हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं इस रिपोर्ट का और मुख्य बिंदु क्या है। इस रिपोर्ट में देखा गया है कि सर्वाधिक सर्वाधिक जो है आइसलैंड का है। आइसलैंड जो देश है उसको सर्वाधिक स्कोर हुआ है 91.2%, यानी महिलाओं की पुरुषों और महिलाओं में जो लैंगिक अंतर है वो या लैंगिक समानता है जो वो 91.2% है। यानी यहाँ महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में अच्छी है, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति में सुधार बहुत तेजी से हुई है, और वहाँ स्कोर 91.2% है। देखेंगे कि जो आइसलैंड है विगत 14 वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है, यानी महिलाओं की स्थिति सबसे विश्व में सर्वाधिक यहाँ अच्छी है, सबसे अधिक अच्छी है। एक चीज और यहाँ देखेंगे, जो ये रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें 146 देशों को लिया गया है। 146 देशों में आइसलैंड को पहला स्थान मिला है विथ 91.2% स्कोर के साथ। नॉर्वे को मिला है 87.9% स्कोर के साथ, ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्थान मिला है, रैंक मिला है। फिनलैंड 86.3% के साथ तीसरा रैंक मिला है। स्वीडन को 81.5% के साथ तीसरा स्थान मिला है। इन तीनों देशों को हम लोग नॉर्डिक देश भी बोलते हैं। ध्यान देंगे, ये जो नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन को हम लोग नॉर्डिक देश कहते हैं, और ये तीनों देशों में की स्थिति अगर हम देखते हैं तो पूरे 146 देशों में इन देशों की स्थिति काफी अच्छी है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान इनको मिला है। आगे हम लोग आते हैं और क्या रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है उसको देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखते हैं कि जो पहला डायमेंशन है आर्थिक भागीदारी और अवसर, तो लैंगिक अंतर जो देखा गया है 60.1% है। पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो लैंगिक अंतर कितना है, 60.1% है, यानी अभी भी 40% का गैप है पुरुषों और महिलाओं के बीच में। यह 169 वर्षों में कम होने का अनुमान है। यानी अगर ये जो लैंगिक अंतर 60.1% है, ये जो स्कोर है ये 1 तभी आ सकता है यदि 169 वर्ष इसी रफ्तार से चले तो 169 वर्ष में आर्थिक भागीदारी और अवसर जो है महिला और पुरुषों में समान हो जाएगा। भारत की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो
कॉलम देख रहे हैं ये भारत के लिए है, ये कॉलम जो है भारत के लिए, ध्यान देंगे। आर्थिक भागीदारी और अवसर की बात करें तो इस डायमेंशन में भारत में क्या स्थिति है, 36.7% लैंगिक समानता हासिल कर चुका है, पाया गया है। यानी भारत में 36.7% लैंगिक समानता को हासिल कर लिया पाया गया है। यानी अभी भी हमारे लिए एक चुनौती है कि हम कैसे लैंगिक समानता को और बढ़ा करके हम 199 पॉइंट समथिंग % अगर हम कर लेते हैं तो समझेंगे कि पुरुषों और महिलाओं में लैंगिक समानता हम लोग हासिल कर लिए हैं। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है। दूसरा डायमेंशन देखते हैं शैक्षणिक उपलब्धि। तो वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो 2006 से अब तक लैंगिक अंतर 95.2% कम हो गया है। यानी 95.2% तक कम हो गया है। यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच का जो जेंडर गैप है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। और जिस तरह से पूरे विश्व में प्रयास किया जा रहा है पुरुषों और महिलाओं में लैंगिक समानता लाने के लिए, तो ये पाया गया है वैश्विक स्तर पर कि 16 वर्षों में ये और इसमें कमी आ जाएगी और ये काफ़ी पुरुषों और महिलाओं में समानता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भारत की बात करें तो भारत में इस शैक्षणिक उपलब्धि डायमेंशन में सकारात्मक विकास हुआ है और काफ़ी अच्छी सुधार हो रही है। तीसरा डायमेंशन लेते हैं राजनीतिक सशक्तिकरण। तो समानता दर अभी 22.1% है। यानी समानता दर 22.1% है, हमें इसको 100% करना है। यानी अगर हम जिस तरह से हम महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी प्रदान किया जा रहा है, तो अगर उसी तरीके से अगर हम अभी करते रहें, वही प्रक्रिया चलती रहे, तो 162 वर्ष लग जाएंगे महिलाओं को पुरुषों के समान बनने में। भारत की बात करें तो 25.3% समानता हासिल कर पाए हैं। हमको 100% हम समानता भी हासिल करने के लिए काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी ये भी चिंताजनक या चुनौती है। चौथा जो है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता को लेते हैं तो लैंगिक अंतर 96% कम हो गया है। यानी 100% होने में ये केवल 4% बाकी है। यानी लैंगिक अंतर 96% कम हो गया है, यानी काफ़ी अच्छी स्थिति है। और भारत की बात करें तो अपेक्षाकृत कम सुधार हुआ है और इसमें सुधार की गुंजाइश काफ़ी अधिक है और हमें इसे ध्यान देनी है। तो ये 4 जो डायमेंशन है, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, इस संबंध में आपके समक्ष में जो जानकारी शेयर किया हूँ तो देख लीजिए ये तीनों जो दिखाई पड़ रही है, ये वाले कॉलम और ये कॉलम, ये वैश्विक स्तर की हम लोग बात कर रहे हैं और ये जो पोर्शन है ये भारत के लिए कॉलम है। जो क्या पोजीशन है इन चारों डायमेंशन में भारत की स्थिति, उसको हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं हम लोग, भारत की स्थिति क्या है इस ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है उसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बनाया गया है, उसमें भारत का क्या स्थान मिला है। तो देखिए भारत 146 देशों में 127वां स्थान प्राप्त किया है। यानी भारत को रैंक कितना मिला है, 146 देश में 127वां मिला है। तो हम देखते हैं कि इसमें भारत की स्थिति में सुधार हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। 2022 में 135 था, यानी 135 से भारत हो गया है 127वां। तो हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति में सुधार हुई है। लेकिन एक चिंताजनक बात यह भी है कि आप देखेंगे कि पड़ोसी देशों की बात करेंगे, भारत के पड़ोसी देशों के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या पोजीशन है। बांग्लादेश जो है अभी भी देखिए भारत की तुलना में कम विकसित देश है, लेकिन उसकी रैंक देख लीजिए। यानी महिलाओं की स्थिति बांग्लादेश में भारत की तुलना में काफ़ी अच्छी है। भूटान में अच्छी है, चीन में अच्छी है, श्रीलंका में अच्छी है, नेपाल में अच्छी है। केवल पाकिस्तान ही एकमात्र पड़ोसी देश है जिसमें महिलाओं की स्थिति भारत से भी खराब है। तो ये भी हमारे लिए एक चिंताजनक विषय है। हमें अपने पड़ोसी देशों की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम इसमें सुधार करनी चाहिए और हमें अपनी रैंक पे सुधार करनी चाहिए। यानी महिलाओं की स्थिति को अगर हम अच्छा करेंगे पुरुषों की तुलना में, उनमें लैंगिक समानता लाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रैंक ऊपर जा सकता है। यानी देख सकते हैं भारत का जो स्थान है पड़ोसी देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी नहीं माना जा सकता है। केवल पाकिस्तान से हमारी स्थिति अच्छी है, बाकी बांग्लादेश, भूटान, चीन, श्रीलंका और नेपाल की तुलना में अच्छी नहीं है। बांग्लादेश को रैंक मिला है वह 146 देशों में 59, भूटान को मिला 103, चीन का रैंक है 107, श्रीलंका का 115, नेपाल का 116 और भारत का 100
127 आउट ऑफ 146 कंट्री। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें सुधार की ज़रूरत है और हमें महिलाओं की स्थिति में सुधार लानी है ताकि पुरुष और महिलाओं के बीच का जो लैंगिक असमानता है उसको हम आसानी से दूर कर सकें। तो इस तरह आज एक बार पुनः मैं जो आज का जो टॉपिक था, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जिसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, उस संबंध में जो आपने विचार साझा किया उसको एक बार मैं समराइज या सारांश के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगी। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट या वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है 2023 इसे प्रकाशित करता है या जारी करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यह 17वां संस्करण है। 2023 में जो रिपोर्ट जारी किया गया है यह 17वां संस्करण है, 17वां एडिशन है। यानी 2006 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पहली बार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। इसके 4 आयाम हैं: आर्थिक विकास और आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, राजनीतिक भागीदारी और चौथा है आपका स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। ये इन चारों डायमेंशंस के आधार पर, इन चारों डायमेंशंस में कई सब डायमेंशन भी है जिसे हम आपके मेरे वीडियोस में आपका स्लाइड्स में आप देख सकते हैं। इनके आधार पर जो स्कोर दिया जाता है 0 और 1, अगर 1 स्कोर आता है तो हम समझते हैं कि वहाँ पूर्ण लैंगिक समानता है, और अगर 0 किसी देश को स्कोर मिलता है तो हम देखते हैं कि पूर्ण लैंगिक असमानता है। तो 146 देशों 2023 में जो रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी किया गया है वो 146 देशों पर इसकी गणना की गई है। इसको लिया गया है अध्ययन में 146 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 127वां है। पहला स्थान मिला है आइसलैंड को, दूसरा स्थान नॉर्वे को, और तीसरा स्थान फिनलैंड को, और चौथा स्थान स्वीडन को। आइसलैंड जो है विगत 14 वर्षों से शीर्ष स्थान पर काबिज है और वहां का जो स्कोर है 91.2% है, अर्थात वहां महिलाओं की स्थिति 146 देशों में सबसे अच्छी है। भारत की बात करें तो भारत की स्थिति 146 देशों में 127वां है, और पड़ोसी देशों के साथ भारत की तुलना करें तो भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। केवल पाकिस्तान का जो रैंक है, स्थान है, वो भारत की तुलना में नीचे है। अन्यथा बांग्लादेश को जो रैंक मिला है वो 59, भूटान को 103, चीन को 107, श्रीलंका 115, नेपाल 116 और भारत को 127। ये जो विश्व वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो जारी किया गया है 2023 में, इसमें एक महत्वपूर्ण बातें ये भी दिखाई पड़ रही है कि जो वैश्विक स्तर पर जो स्कोर आया है, जेंडर गैप स्कोर है, वो 68.4% है। यानी अगर इस जो स्कोर अभी है इसी रफ्तार से अगर हम अपने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करें तो 131 वर्ष लग जाएगा जब पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक समानता स्थापित हो पाएगी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि 131 वर्ष लग जाएगी, यानी महिलाओं की स्थिति अभी भी विश्व में अच्छी नहीं है। और हमें इन जो 4 डायमेंशन है, आर्थिक भागीदारी और अवसर, राजनीतिक भागीदारी, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और शैक्षणिक उपलब्धि, इस सबों में हमें सुधार करने की जरूरत है। भारत की अगर बात करें तो चारों डायमेंशन में केवल शैक्षणिक उपलब्धि में अच्छी स्थिति है, बाकी तीनों डायमेंशन में भारत को सुधार करने की जरूरत है। तो इस तरह से आप सबों के बीच आज मैं जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और उसके आधार पर जो इंडेक्स बनाया जाता है और उस इंडेक्स के साथ विभिन्न देशों को जो रैंक प्रदान किया जाता है और भारत का स्थान क्या है, इस संबंध में आप सबों के बीच में विचार को साझा किया हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यह जो आज का जो टॉपिक मैं आपके समक्ष में कवर किया हूँ यह आपके आने वाली विगत परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ मैं अगले टॉपिक की उम्मीद के साथ अगले टॉपिक में आप सबों के बीच लेकर आऊँगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, जोहार।